नोबेल प्राइज काफ़ी हफ्ता पूरा का पूरा निकल गया नोबेल प्राइज में ही। 2024 के काफ़ी सिलेबस से रिलेटेड आपकी डिस्कवरीज हुई हैं, तो आपको उनकी चीज़ें पता होनी चाहिए। इवन अगर पीस प्राइज देखोगे तो उसमें भी काफ़ी आपके सिलेबस से एसोसिएटेड है, तो आपको इन नोबेल प्राइज का पता होना चाहिए। जीएस पेपर 3 पहला जो आपका ये नोबेल प्राइज है 2024 का फॉर मेडिसिन, ठीक है। ये फिजियोलॉजी भी लिखा होगा, मेडिसिन भी लिखा होगा। तो इनमें क्या डिस्कवरी करी, नाम इनके इंपॉर्टेंट है, नाम भी बड़े डेंजरस हैं, पर नाम याद रखने पड़ेंगे अलॉन्ग विद द डिस्कवरी, और थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी लिस्ट ऑफ प्राइजेस का एक शेड्यूल बनता है कि इस तारीख को पहले मेडिसिन वाला दिया जाएगा, देन फिजिक्स का दिया जाएगा, फिर केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, और फाइनली इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ऐसे लिस्ट आती है प्रॉपर, ये देखो डेट एंड टाइम पूरा दिया होता है न्यूज आर्टिकल्स के अंदर। तो लास्ट जो मिला है वो इकोनॉमिक सर्विसेज में मिला है, ये मिला है आपका 14 अक्टूबर, तो सारे मिल चुके हैं अब। तो अभी विक्टर एम्ब्रोज है और गैरी रुफकुन है, दोनों ही किसके स्टूडेंट थे, एच रॉबर्ट हॉर्विट्स के, ठीक है। यूएस में पढ़ते हैं, अब तो खैर एज हो चुकी है, पर पोस्ट डॉक्टरेट वगैरह करते रहते हैं लोग, पीएचडीज करते रहते हैं। तो ये जो एच रॉबर्ट हॉर्विट्स थे ना, इनको भी 2002 में मिल चुका है नोबेल प्राइज। तो उन्हीं के अब ये जो दो स्टूडेंट है पोस्ट डॉक्टरेट जो फेलोज हैं, फेलो वुड बी बेटर टर्म, तो उनको भी क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। क्या चीज उन्होंने डिस्कवर करी है, तो दैट इज योर माइक्रो आरएनए। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डिस्कवरी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन्होंने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनती है, सुना है प्रोटीन के बारे में, मसल बिल्डिंग में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है बॉडी को। तो ये जो प्रोटीन बनानी है नहीं बनानी है उसको एक्चुअल में कौन डिसाइड करता है, वो करता है आपका माइक्रो आरएनए। अभी तक हमें मैकेनिज्म तो पता थे कि कैसे प्रोटीन बनती है बॉडी के अंदर, पर इन्होंने बताया कि एक्चुअल में उसको मैनेज कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपका माइक्रो आरएनए। सबसे पहले तो नोबेल प्राइज का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो एल्फ्रेड नोबेल थे एक, ठीक है, इंजीनियर भी थे, इन्वेंटर भी थे, और डायनामाइट भी बनाया था इन्होंने, बॉम्ब बनाया था, डायनामाइट, ठीक है, डायनामाइट। तो एल्फ्रेड नोबेल अब डेथ बेड पे जब पहुंचे 1895 के अंदर, तो इनसे पूछा गया आपकी आखिरी इच्छा क्या है। इन्होंने बोला कि जो भी हम ह्यूमैनिटी के लिए चीज़ें इन्वेंट करेंगे बेनिफिशियल होगी वो सभी लोगों के लिए, उसके लिए हम कुछ प्राइज अनाउंस करेंगे, दैट इज द नोबेल प्राइज। मतलब इनके नाम पे रख दिया प्राइज का नाम, दैट इज नोबेल प्राइज। उसके बाद क्या किया जाता है, हर साल दिए जाते हैं, और पहले ये दिसंबर में फिक्स होते थे, दिसंबर 10 को दे दिए जाते थे उनकी डेथ एनिवर्सरी के ऊपर, पर कोविड के बाद चेंज हो गया थोड़ा शेड्यूल्स के अंदर, बट खैर हर साल दिए जाते हैं। 1901 में फर्स्ट अवार्ड दिया गया था। कौन कौन सी फील्ड्स हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कौन सा अवार्ड दिया जाता है, लोकेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन देख लेते हैं, 1 सेकेंड। चलो, पहले तो इसकी आपको फील्ड्स ही पता होनी चाहिए कि किस किस फील्ड में दिया। तो एक तो फिजिक्स में दिया जाता है, दूसरा आपका मेडिसिन में आ जाएगा, तीसरा आपका केमिस्ट्री में आ जाएगा। वो जो साइंस के 3 सब्जेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं तीनों आ गए, ठीक है। फिर फोर्थ आपका रहेगा लिटरेचर, ठीक है, इंग्लिश की बुक आ गई इन शॉर्ट। फिफ्थ आपका आ जाएगा पीस प्राइज, और छठा जो आपका है वो है इकोनॉमिक्स। तो ये 6 प्राइज रहते हैं इसके तहत। ये जो शुरू के 5 हैं ये तो 1901 से दिए जा रहे हैं, पर ये जो इकोनॉमिक्स वाला था इसको बाद में ऐड करा गया था इन ईयर 1968। ये कब से शुरू हो गए थे, 1901। अब इनकी लोकेशंस भी डिफरेंट है, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, केमिस्ट्री हो गया, लिटरेचर हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया। इनको दिया जाता है स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम। पर ये जो पीस प्राइज है ये दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल, यस, ओस्लो, नॉर्वे। अब इसके पीछे का लॉजिक पूछोगे कि क्यों दिया जाता है, कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है, ठीक है, बस ओस्लो में दिया जाता है। जो पीस प्राइज है उसकी लोकेशन अलग कर दी। तो ये आपका थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, इनको लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा बाद में ऐड हुआ था, 6th वाला ऐड हुआ था बाद में, आपका जो इकोनॉमिक सर्विस साइंसेज का है वो बाद में दिया गया था। डन, ठीक है। और इसमें दिया क्या क्या जाता है, जो नोबेल प्राइज विनर्स विनर्स होते हैं उनमें एक गोल्ड मेडल रहता है, एक डिप्लोमा दे दिया जाता है, और कुछ मॉनेटरी अवार्ड भी होता है, वो होता है लगभग आपका $1 मिलियन का। और अगर स्वीडिश के उसमें देखें करेंसी में तो 11 मिलियन स्वीडिश, यस। नोबेल प्राइज की अगर बात करें तो काफी प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड है, हर साल दिया जाता है। किस किस फील्ड में दिया जाता है, पीस आ गया, लिटरेचर, फिजिक्स,
फिजियोलॉजी या फिर जिसको मेडिसिन भी आप लिखते हो, और साथ में इकोनॉमिक सर्विसेज। ओरिजिन कब हुआ? तो एल्फ्रेड नोबेल से शुरू होती है बात। उन्होंने एक स्वीडिश इन्वेंटर थे, इंजीनियर भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, और उन्होंने डायनामाइट भी बनाया था। 1895 में उनसे विल पूछी गई थी उनकी कि आपकी इच्छा क्या है, तो उन्होंने बोला था कि जो ह्यूमैनिटी के लिए हम चीज़ें बनाएंगे बहुत बेनिफिशियल होंगी, उसके लिए एक प्राइज़ दिया जाए इंटरनेशनली, जिसका नाम पड़ गया नोबेल प्राइज़। और लोकेशंस की अगर बात करें तो ऊपर नॉर्डिक कंट्रीज आप देखते हो, नॉर्डिक कंट्रीज में एक आ जाएगी आपकी यहाँ पे स्वीडन, और उसी के बस वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी है? नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में कौन सा दिया गया? पीस वाला। और बाकी के सारे कहाँ पे आएंगे? स्टॉकहोम। ठीक है, तो ये प्राइजेस जो हैं वो हर साल दिए जाते हैं। 1901 में पहले कहाँ पे दिए गए थे? स्वीडन के अंदर ही दिए गए थे। और आपका जो पीस प्राइज था वो कहाँ पे दिया गया था? ओस्लो के अंदर दिया गया था। और इकोनॉमिक साइंस का जो दिया गया था वो भी स्वीडन में ही दिया गया था, पर बाद में ऐड हुआ था 1968 के अंदर। इनिशियल कैटेगरीज कौन कौन सी थी? तो फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, फिजियोलॉजी थी, आपकी मेडिसिन थी, लिटरेचर था, और पीस था। पर बाद में इकोनॉमिक साइंसेज जो थी वो बाद में ऐड करी गई थी। जो रिक्स बैंक है स्वीडन का, उन्होंने ऐड करा था इसको इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, और 1968 से इकोनॉमिक साइंसेस में भी दिया गया। अब जो डिस्कवरी हुई है वो है आपके माइक्रो आरएनए की, और इसका बोल दिया कि एक तो डिस्कवरी करी गई माइक्रो आरएनए की जो कि प्रोटीन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और साथ में इसका साइज लिखा है 20 to 24 न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये टर्म्स आपको कुछ को पता होंगी, कुछ को नहीं भी पता होंगी, तो पहले तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं। पर आपकी बॉडी में प्रोटीन होती क्या क्या, किस किस फॉर्म में होती हैं आपकी प्रोटीन्स? कुछ आइडिया किसी को? हाँ, अमीनो एसिड तो खैर बेसिक यूनिट आ गई प्रोटीन की, पर और किस फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है? ब्लड के अंदर आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन भी एक तरह की क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन आपने सुना होगा, क्या होता है वो? वैसे हार्मोन होता है ना, ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड के अंदर चेक रखता है, पर दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन ओवरऑल आपको पूरी की पूरी बॉडी में देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह से आपका बॉडी का सेल होता है, और सेल को अगर अंदर से देखोगे तो उसमें आपको एक तो न्यूक्लियस मिल जाता है, ब्रेन ऑफ सेल की तरह एक्ट करता है, कमांडर ऑफ सेल की तरह एक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। उसके अलावा बड़ी सारी ऑर्गेनेल्स भी आपको मिलती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन था आपका ये। उसके अलावा राइबोसोम क्या करते हैं? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। एंड लाइजोसोम को क्या नाम दिया गया है? यस, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अब इस न्यूक्लियस को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। न्यूक्लियस को जब ओपन करते हैं तो उसके अंदर से क्या मिलेगा आपको? यस, क्रोमोसोम्स निकलते हैं। उससे पहले वैसे क्रोमेटिन होता है, पर उतने डेप्थ में नहीं हम जाएंगे। क्रोमोसोम्स आपको मिलते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे धागे धागे बने होते हैं, जो क्या होता है आपका? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए है ऐसे बनता है ना, इसका लेडर लाइक स्ट्रक्चर। अगर इसका एक सेगमेंट आप निकाल दोगे तो उसको क्या बोल देते हैं? जीन। ये जो सारे हमारे बिहेवियर हैं, कैरेक्टर्स हैं, बॉडी कैरेक्टर हैं, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? यही छोटा सा जीन कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ पे लास्ट में आपको क्या मिल जाता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, दैट इज नोन एज जीन। ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड आपको पता होने चाहिए, तो दो तरह के होते हैं। एक रहता है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसका नाम डीऑक्सी क्यों पड़ा? ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है। जैसे इन दो इमेजेस को देखो, ये वाली देखनी है आपने एक, और ये वाली देखनी है। कुछ स्ट्रक्चर इसमें सेम होगा, पर एक पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे देखो, वहां पे ऑक्सीजन नहीं दिखेगी आपको। यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन है। बाकी सब सेम है। ऊपर वहां पे भी ऑक्सीजन है, वहां पे भी CH2 CH2, नीचे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी सब सेम है। पर दिस पॉइंट, यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है इन केस ऑफ डीएनए, इसी वजह से नाम क्या पड़ गया? डीऑक्सीराइबोस। DE लग जाता है तो मतलब रिमूवल ऑफ समथिंग, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। अब आपने सुनी होंगी नाइट्रोजिनस बेसिस के बारे में, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ये क्या होते हैं आपके? ये होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। इनको बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। अब इसी के बेसिस पे दो टर्म्स आ जाती हैं आपकी, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। जब भी आप अपना ये स्ट्रक्चर देखते हो जेनेटिक मटेरियल का, जैसे लेट से ये डीएनए का रहेगा, ये तीन चीजों से बना होता है। एक रहती है शुगर, चीनी, मतलब यहाँ पे तो ग्लूकोज वगैरह रहते हैं, और दूसरा आ जाता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और तीसरा आ जाता है जो अभी देखिए आपने एडिनिन वगैरह, नाइट्रोजिनस बेसिस।
ये 3 चीजों से बना होता है। पर न्यूक्लियोसाइड कब बोलते हैं? जब सिर्फ हम शुगर और आपके नाइट्रोजिनस बेस की बात कर रहे होते हैं, मतलब एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, उनकी बात जब कर रहे होते हैं तो उसको बोल देते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोल देंगे उसको? न्यूक्लियोसाइड। पर जब इसमें भी एक और चीज ऐड हो जाती है, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, तो उसको क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोटाइड। मतलब फॉस्फेट ग्रुप की जब एडिशन होती है तो दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। उसके अलावा आपने प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स भी सुना होगा। जैसे प्यूरिन्स नाइट्रोजिनस बेसिस की ही टाइप है ये। प्यूरिन में 2 चीजें आती हैं, एक है आपका एडेनिन, दूसरा है आपका ग्वानिन। एंड यहाँ पे 3 लिखी हैं, साइटोसिन, थाइमिन और एक और है यहाँ पे यूरासिल। अब ये जो यूरासिल होती है ये आपको कहाँ पे मिलेगी? आरएनए के केस में, जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है उसके केस में आपको यूरासिल मिलता है इंस्टेड ऑफ थाइमिन। थाइमिन जो होता है वो सिर्फ आपको डीएनए के अंदर मिलता है, जो हमारा भी जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा ये वाली प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करी है इन्होंने। यहाँ पे आप 2 टर्म्स देखोगे, वन इज ट्रांसक्रिप्शन एंड दूसरा है ट्रांसलेशन। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, इससे क्वेश्चन बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। डीएनए आपने कौन से पार्ट में देखा? न्यूक्लियस के अंदर। तो क्या होता है आपका जो डीएनए है ये अनकॉइल हो जाता है, बीच से टूट जाता है और एक अलग लाइन बना देता है, एक अलग लाइन। आपने वो सीढ़ी देखी होगी, ऐसे चढ़ने के लिए यूज होती है, ये बीच से टूट जाता है। और जब बीच से टूटता है तो इसका एक ही स्ट्रैंड बचता है, और दैट स्ट्रैंड इज आरएनए। ठीक है, ये पहले क्या था? डीएनए था, और उसके बाद क्या बचा? आरएनए बचा। और प्रोसेस का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, प्रोसेस का नाम आएगा ट्रांसक्रिप्शन। स्टेट एग्जाम्स में ऐसी टर्म्स पूछ ली जाती हैं, ऊपर से नोबेल प्राइज ही इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस प्रोसेस को क्या बोल दिया? ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया। अब ये जो आरएनए होता है, आरएनए की भी 3 फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? किसी को पता हो तो बोल सकता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, 3 तरह का मिलेगा। कौन कौन सा? एम आर एन ए, टी आर एन ए और आर आर एन ए। नाम इतने टफ नहीं है। एम स्टैंड फॉर मैसेंजर। तो कुछ लग रहा है पता क्या काम होगा मैसेंजर का? इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। ट्रांसपोर्ट, मतलब कुछ चीज उठाएगा और लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? वो कहाँ लेके जाएगा? तो राइबोसोमल आरएनए के पास लेके जाएगा। वो कहाँ पे जुड़ा होता है? तो जो प्रोटीन बना रही थी ऑर्गेनेल, कौन सी बना रही थी? राइबोसोम्स। ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? अभी किसी ने बोला था अमीनो एसिड्स। अब बेसिक यूनिट क्या है प्रोटीन की? अमीनो एसिड। तो उनको कौन कैरी करता है? आपका टीआरएनए। ऑर्डर कौन उठाएगा? सबसे पहले तो जीन उठाएगा, जो डीएनए होता है उसी को तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद कौन उठाने वाला है? आपका एमआरएनए। तो इसी एमआरएनए के ऊपर इस डिस्कवरी में फोकस किया गया है। तो पहला स्टेप तो क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुई, मतलब डीएनए से क्या बना? आरएनए बना। अब ये जो एमआरएनए है पूरी इंफॉर्मेशन वगैरह लेके जाएगा और क्या बना देगा वहां पे? प्रोटीन्स बना देता है। इसको क्या बोल दोगे आप? प्रोटीन्स। प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है? अमीनो एसिड्स। और ये जो प्रोसेस हुई फ्रॉम आरएनए टू, आरएनए ने जो हेल्प करी प्रोटीन बनाने की, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो ये दोनों टर्म्स आप थोड़ा ध्यान में भी रखेंगे, टेक्निकल टर्म्स पूछ ली जाती हैं आपके एग्जाम्स में, तो ध्यान रखोगे आपको इसको। तो दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। कई बार आरएनए से फर्दर डीएनए भी बन जाता है, पर उसके लिए एक एंजाइम का होना जरूरी होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अब जो डिस्कवरी हुई है वो इस वाले पार्ट पे हुई है, जो आपने बोला ना अभी एमआरएनए बार बार, उसी के ऊपर डिस्कवरी करी गई है। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपको मिलेगा इवन देखने को, क्योंकि आपकी सिलेबस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका ये जो मैसेंजर वाला आरएनए बना, ये कैसे काम करते हैं? ये देखो, ये आपका अगेन सेल है, यहाँ पे आपकी न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या था? डीएनए था ना। उसके बाद एमआरएनए जब बनेगा तो वो साइटोप्लाज्म में आता है, जो आपका सेल का ये जेली लाइक मटेरियल होता है, इसके अंदर आ जाता है। तो फिर क्या होता है? ये एमआरएनए यहाँ बैठ जाता है दीवारों के पास, देखेगा झांक के बाहर की क्या इंफॉर्मेशन आ रही है बाहर से। बाहर से कंसीडर करो ऑर्डर आ गया एक। ऑर्डर किस चीज का? प्रोटीन बनाने का। ये देखो डीएनए मैसेज लेके आया कि प्रोटीन मांगी है टेबल नंबर 2 पे। तो अब किसको मैसेज आएगा? पहले एमआरएनए को। एमआरएनए क्या बोलेगा? टीआरएनए को बोलेगा कि प्रोटीन बनानी है। ये देखो, इसने वो सिर पे नहीं बांधते, मेहनत करनी होती है जब, तो ये बांध लिया है प्रॉपर। ये क्या कैरी करेगा? ये कैरी करेगा अमीनो एसिड। जो प्रोटीन बननी होगी, जो अमीनो एसिड उसके लिए चाहिए होंगे, वो सारा कौन कैरी करेगा? आपका टीआरएनए। और ये देखो एक्चुअल कुक कौन है? आपका आरआरएनए, जो कि राइबोसोम के साथ बैठा होगा और सारे के सारे अमीनो एसिड टीआरएनए इसके पास ले आएगा, और ये क्या करेंगे? प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। पर ये तो हुई प्रोटीन की सिंथेसिस। माइक्रो आरएनए का क्या रोल था, जो अभी डिस्कवर हुआ है? तो माइक्रो आरएनए क्या करेगा?
माइक्रो आरएनए जो है ये बड़ा मतलब जिद्दी सा होता है, ऐसे चाहते हैं कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चले। तो ये अपने अकॉर्डिंग चलाने के चक्कर में क्या करता है, ये जो एमआरएनए था, मैसेंजर आरएनए था, बाहर से प्रोटीन का ऑर्डर आएगा, ये उसको रोक ही देगा कि नहीं करना तूने काम, मेरे साथ बैठ थोड़ी देर, तुझे मैं पीटूंगा। और ये सच में ही पीटते हैं, और जो एमआरएनए होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। और सोचो तोड़ा क्यों था, कि फ्यूचर में यूज करूंगा इसका, इसलिए इसने तोड़ा। तो ये जो अनोनिमस सा बिहेवियर था, ये पहले पता ही नहीं था अपने को। हम सिर्फ इतना पढ़ते थे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होती है, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। पर अब जो पता लगा है कि एमआरएनए को कौन डिस्टर्ब कर सकता है, मैसेंजर वाला मैसेज कैरी करेगा या नहीं करेगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये करता है आपका माइक्रो आरएनए। तो ये सारा का सारा यहाँ पे फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा। ये देखो एमआरएनए प्रोसेस करता है मैसेजेस, अमीनो एसिड कौन उठाएगा, आपका टीआरएनए, और सारा का सारा कहाँ पे बनेगा, जाके राइबोसोम के पास, वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है, इसकी अभी रिसेंट डिस्कवरी हुई है, सो हेंस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। स्टेट एग्जाम में तो बहुत जनरली आते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड के ऊपर क्वेश्चन, तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट ही है जो स्टेट के लिए स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं। ओके ओके, फिर यहाँ पे क्या डिस्कवरी हुई है कि जो माइक्रो आरएनए है, ये किसके साथ जुड़ जाता है, एमआरएनए के साथ। पहली डिस्कवरी। अब लग गया पता कि माइक्रो आरएनए का साइज लिखा था 20 to 24 न्यूक्लियोटाइड। नाउ न्यूक्लियोटाइड कितने हो जाएंगे उसमें, टोटल 20 या 24 के आसपास होते हैं। अब यहाँ पे जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें यूज करा गया, माइक्रो था या बड़ा था। तो यहाँ पे था आपका सी एलिगन्स, सीनो रेबिटाइटिस एलिगन्स। ये आपके फाइलम नेमाटोडा के अंदर आता है। सुना है नेमाटोडा, राउंड वॉर्म्स आ जाती हैं उसके अंदर, तो नेमाटोडा के अंदर ये देखा गया। यही वाला ऑर्गेनिज्म क्यों उठाया था, क्योंकि एक तो इसका साइज छोटा था, और ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में जो प्रोटीन मेकिंग प्रोसेस थी वो इसके अंदर भी सिमिलर थी। तो छोटा सा ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन पे थोड़ी करेंगे डिस्कवरी, छोटे ऑर्गेनिजम्स ही उठाए जाते हैं। तो सी एलिगन्स के ऊपर देखा गया, जो विक्टर एम्ब्रोज हैं और गैरी रुफ्कुन हैं, दोनों ने इसके ऊपर स्टडी करा अबाउट द माइक्रो आरएनए। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, बाइंडिंग हो जाती है एमआरएनए के साथ। एमआरएनए का फंक्शन क्या था, तो इन्फॉर्मेशन कैरी करना कि कौन सी प्रोटीन बनेगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, ये है आपका फाइलम, सुना होगा आपने ये कीप पॉट क्लीन वाली, सुनिए, अदरवाइज फैमिली गॉट सिक, ये आपके बेसिक साइंस में आता है। तो दिस इज योर फाइलम। फाइलम कौन सा देख लिया आपने, नेमाटोडा। ठीक है, ये दिखाए हैं, ये सारे फाइलम होते हैं। पॉरीफेरा, निडेरिया, याद है ना, मॉलदीव्स में भी देखा था, क्या था वहां पे, कोरल्स, तो यहीं पे मिलते हैं आपको निडेरिया वाले में। नेमाटोडा में क्या देख लिया आपने, सी एलिगन्स, सी एलिगन्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रखोगे आप। अब कैसे कैसे इन्होंने रिसर्च करी, तो ये जो सी एलिगन था, इसमें इन्होंने दो जीन्स देखे। एक जीन था आपका लिन 4, और दूसरा था आपका लिन 14, 4 एंड 14। इन्होंने देखा, जो एम्ब्रोज हैं, पहले तो उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने, कि जो लिन 4 है वो लिन 14 की एक्टिविटी को रोक दे रहा है। इन्होंने बस इतना बोल के छोड़ दिया था कि लिन 4 जो है वो क्या कर रहा है, लिन 14 की एक्टिविटी को रोक रहा है। फिर आते हैं आपके रुफकुन। रुफकुन ने क्या किया, फर्दर देखा कि कैसे रोक रहा है। इन्होंने बोला कि जो माइक्रो आरएनए है वो डोमिनेटिंग नेचर शो कर रहा है, और अपने हिसाब से जो एमआरएनए है, मैसेंजर वाला आरएनए है, उससे फंक्शन करवा रहा है। अब सोचो, कोई प्रोटीन थी, जैसे इंसुलिन का एग्जांपल ले लेते हैं, बॉडी को इंसुलिन चाहिए था, और माइक्रो आरएनए, सोचो एमआरएनए को ही रोक दे कि नहीं बनाना इंसुलिन, छोड़, उस पर्सन को तो डायबिटीज हो जाएगी, मेल फंक्शनिंग आ रही है ना बॉडी के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिकल। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना इसके बारे में। क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो आरएनए, हमें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि कैसे प्रोटीन्स एंड ऑल फंक्शन करती है। हाँ, जीन है, लिन 4 भी एंड 14 भी। लिन 4 जब लिन 14 को रोकता है तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। तो ये डिस्कवरी हुई है यहाँ पे। रेगुलेशन मैकेनिज्म, हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कैसे ये सारे जीन्स एंड ऑल कैसे फंक्शन करते हैं। उसके बाद कनेक्शन बिटवीन जीन, दो जीन्स के बीच में क्या कनेक्शन है वो भी हमने यहाँ से अंडरस्टैंड किया। ऑल्दो हम पढ़ते हैं जीन का जो पेयर होता है वो एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पर यहाँ पे दो जीन्स आए, एक जीन दूसरे जीन को रोक रहा था, तो दो कैरेक्टर इन्वॉल्व हो रहे थे, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें हेल्प करेगा। देन रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पे हम चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। मेडिकल इम्प्लीकेशंस, अगर म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन का यहाँ पे मतलब है एमआरएनए को रोक दिया कुछ चीज बनाने से, तो बॉडी में तो मेल फंक्शनिंग आ गई, तो मेडिकल यहाँ पे एप्लीकेशन मिलेगी। इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस, इवोल्यूशन आप जब पढ़ते हो कि विकास कैसे हुआ था, ह्यूमन बींग्स बने कैसे थे एक्चुअल में, तो
पहला क्वेश्चन उठता है जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कि पहले आरएनए आया था कि डीएनए, जैसे बोलते हैं ना कि पहले अंडा आया कि मुर्गी आई। सेम एक बायोलॉजी के अंदर आपको और एक ये थीसिस मिल जाती है कि पहले आरएनए आया कि डीएनए आया, कहीं बोल देते हैं प्रोटीन आया। तो यहाँ पे अब माइक्रो आरएनए भी आ चुका है रेस में। अब एक और रेस शुरू होती है कि कौन पहले आए, आरएनए आया है डीएनए आया है। खैर वो तो हमें नहीं करना, पर स्टिल उससे क्या पता लगेगा, इवोल्यूशन का मतलब है स्लो जो प्रोसेस हुई है। हम एक टाइम पे होमो हैबिलिस थे, सुना है ये, एक टाइम पे होमो इरेक्टिस थे, क्रो मैग्नन बने, और फाइनली आज क्या है, होमो सेपियंस हैं। तो क्या क्या चेंजेस आए हमारे टिश्यूज के अंदर, क्या क्या चेंजेस आए सेल्स के अंदर, वो सारी चीजें स्टडी करने में हेल्प करेगा ये। उसके अलावा थेराप्यूटिक पोटेंशियल, तो दवाइयाँ वगैरह बनाने में भी अब ये हेल्प करेगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी अगर जीन रेगुलेशन की, तो किस तरह से कर रहा है, तो उसको हम अंडरस्टैंड करके अपनी दवाइयाँ भी बना सकते हैं। तो वहाँ पे भी इसकी एक एप्लीकेशन रहेगी। 2023 की अगर बात करें फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर किसको मिला था, तो कैटलिन करेको एंड ड्रू विसमैन थे, उन दोनों को मिला था। इन्होंने एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन के ऊपर काम किया था कोविड-19 के टाइम पे। एमआरएनए बेस्ड मैसेंजर आरएनए के ऊपर काम किया था। अभी जो डिस्कवरी हुई है दैट इज ऑन माइक्रो आरएनए। तो मतलब ऑप्शन में दोनों दिखाई देंगी आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक माइक्रो है एक मैसेंजर वाला है।